Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is conversion of glucose to glycogen for storage in liver and muscles is called। हमारे शरीर में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज आ जाता है तो हमारी बॉडी इमरजेंसी में इसे इस्तेमाल करने के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर और मसल सेल्स के अंदर स्टोर करके रखती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना बेसिकली किस टर्म द्वारा बताया जाता है, ये आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब होता है किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे प्रोटीन या फैट आदि से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना ग्लूकोनियोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। इस टर्म को प्रीवियसली पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। ग्लाइकोजिनोलाइसिस टर्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज मौजूद है। अब पर्सन ने खाना नहीं खाया और अचानक से उसे एनर्जी की आवश्यकता हुई, तो हमारी बॉडी लीवर और मसल सेल्स में मौजूद इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी या ग्लाइकोजन को तोड़ देगी जिससे ग्लूकोज बन सके। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस टर्म द्वारा जानते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। सिंपल। लास्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस टर्म के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस टर्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का और छोटे एटम्स में टूटना ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समराइज करते हैं, चार चीजें हमने डिस्कस की हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से फॉर्मेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। थर्ड में है ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज presence of fresh blood in the stool is known as। किसी क्लाइंट के स्टूल में फ्रेश ब्लड का प्रेजेंट होना किस टर्म के द्वारा बताया जा सकता है? क्या ये हिमेटोचीजिया है, मेलिना है, हिमोप्टाइसिस है या हिमेचूरिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इन टर्म्स को पूछा गया है। यस,
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिमेटोचीजिया। जब क्लाइंट वॉशरूम जाता है, स्टूल पास करने जाता है, तो उस समय स्टूल के साथ यदि उसे ब्राइट रेड ब्लड मिले तो ये कंडीशन हिमेटोचीजिया कहलाती है। स्टूल में फ्रेश ब्लड का आना इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग के होने को बताता है। अब ये कई कंडीशंस के कारण हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेमरॉइड्स या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम डाइवर्टिकुलस। ये सभी कंडीशंस फ्रेश ब्लड को स्टूल के साथ ला सकती हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और टर्म है मेलिना। मेलिना के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये स्टूल का कलर चेंज है, जिसमें स्टूल जो है ब्लैक टेरी हो जाता है। ब्लैक टेरी स्टूल। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इस टर्म्स के बारे में ये टर्म देकर, ब्लैक टेरी वर्ड देकर पूछ लिया जाता है कि ब्लैक टेरी स्टूल ऑल्सो कॉल्ड, तो वहां पर आपको मेलिना सेलेक्ट करना है। मेलिना का मतलब है किसी क्लाइंट के अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो और ये ब्लड स्टूल के साथ मिलकर बाहर आए, जिससे कि स्टूल का कलर एकदम काला हो जाए, तो ये चीज मेलिना है। अगर स्टूल में फ्रेश ब्लड मिलता है तो इसे आप हिमेटोचीजिया कहते हैं, और स्टूल के अंदर ओल्ड ब्लड है जिससे स्टूल का कलर ब्लैक हो चुका है, ब्लैक टेरी हो चुका है, तो ये चीज मेलिना कहलाती है। अब मेलिना का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, अल्सर के कारण स्टमक ब्लीडिंग हुई तो हो सकता है, या फिर हो सकता है इसोफेजियल वेरिसिस कंडीशन हो ड्यू टू हाई पोर्टल प्रेशर के कारण, तो हो सकता है। मतलब किसी भी वजह से अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हुई तो ये ब्लैक स्टूल कॉज करेगी, जिसे मेलिना कहेंगे, और लोअर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग के कारण फ्रेश ब्लड स्टूल्स में आता है, इसे हिमेटोचीजिया कहा जाता है। रिमेनिंग टर्म्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि जब पर्सन कफिंग करे तो कफ के साथ ब्लड का आना, खांसी के साथ स्पूटम निकलेगा और उसमें यदि ब्लड मौजूद है तो आप इसे हिमोप्टाइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमेचूरिया कंडीशन की। हिमेचूरिया का मतलब होता है क्लाइंट में यूरिन के अंदर ब्लड का मौजूद होना। यूरिन में ब्लड का मौजूद होना हिमेचूरिया टर्म्स द्वारा बताया जाता है। अब ये हिमेचूरिया जो है दो प्रकार का हो सकता है, इसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हो सकता है ये चीज आपसे कभी पूछ ली जाए कि एक तो होता है ग्रॉस हिमेचूरिया और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। ग्रॉस हिमेचूरिया का मतलब होता है कि अगर आप यूरिन में मौजूद ब्लड को अपनी आईज से देख पा रहे हैं तो ये चीज ग्रॉस हिमेचूरिया है। यूरिन में ब्लड मौजूद है, यूरिन का कलर रेड हो चुका है, इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये ग्रॉस हिमेचूरिया कंडीशन कहलाती है। लेकिन कई बार क्लाइंट में इंटरनल इन्फेक्शन के बाद बहुत ही कम मात्रा में ब्लड के अंदर आरबीसीज होती, सॉरी, यूरिन के अंदर आरबीसीज मौजूद होती हैं, हल्का ब्लड आता है यूरिन के अंदर, जिसे हम अपनी आंखों से देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसे पता करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होती है, यूरिन सैंपल लैब में भेजना होता है। इस प्रकार की ब्लीडिंग को हम माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, इनमें से डेलीरियम किसका डिसऑर्डर है? मेमोरी का, थॉट का, परसेप्शन का, कॉन्शियसनेस का? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉन्शियसनेस का। डेलीरियम बेसिकली लैक, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कम हो जाना या फिर कॉन्शियसनेस का क्लाउडिंग हो जाना होता है, यानी क्लाइंट पूरी तरह से होश में नहीं है, ये कंडीशन डेलीरियम है। जब भी क्लाइंट में डेलीरियम जैसी स्टेट होती है तो वो किसी भी चीज के लिए सर्टेन नहीं हो पाता, निश्चित नहीं हो पाता, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो फ्लैक्चुएटिंग रहता है। इसके अलावा वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता किसी चीज पर,
उसके उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ उसका अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो बेसिकली डेलीरियम इज़ द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट पूरी तरह से होश में नहीं है, तो ये कंडीशन डेलीरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while dressing the abdominal wound on 51 post-operative day, you observe that some intestinal loop are protruding outside. This is called. मान लीजिए किसी क्लाइंट का पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एब्डोमेन एरिया के जो घाव होते हैं, चाहे वो चोट के कारण हो, चाहे वो सर्जरी के हों, इन्हें भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऑपरेशन के बाद 51वें दिन 51 डे पर आप पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं। इस दौरान आप देखते हैं कि जिस जगह पर सर्जरी के दौरान कट लगाया गया था, उस जगह से इंटेस्टाइन का एक भाग बाहर की तरफ लटक चुका है, बाहर की तरफ आ चुका है। तो इसे आप किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? एक बार फिर से समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए क्लाइंट का आपने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद स्किन को पैक कर दिया, स्टिचेस लगा दिए, अब स्किन कुछ इस प्रकार की है। लेकिन कुछ दिन बाद जब आप इस पेशेंट की सर्जरी ड्रेसिंग कर रहे थे, तो आपने देखा कि पेशेंट की जिस जगह पे आपने टाँके लगे हुए थे, उस जगह पर वो टाँके टूट चुके हैं और इस एरिया से इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ निकल गया है। यानी कि इंटेस्टाइन का एक हिस्सा बाहर की तरफ घाव से आ चुका है, तो आप इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? एम्स नॉरसेट एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं परफोरेशन, वुंड डेहिसेशन, एविसरेशन या फिर इंटेस्टाइनल हर्निया। देखिएगा, परफोरेशन वर्ड का जो सिंपल मतलब होता है, उसका हिंदी में मतलब है छिद्रित हो जाना। जैसे आपने अ, घर में जब आप कोई तेल का खाना बनाते हैं, पूड़ी आदि बनाते हैं, तो उसमें उसे निकालने के लिए इस प्रकार से बड़े चम्मच का उपयोग करते हैं। इसके अंदर छोटे-छोटे से होल होते हैं। तो ये जो होल हैं, जिनसे तेल नीचे वापस गिर जाता है, तो इस प्रकार के होल का शरीर में किसी भी जगह बढ़ बन जाना परफोरेशन कहलाता है। यानी कि छोटे-छोटे होल्स का बन जाना किसी जगह पर परफोरेशन है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल हर्निया कंडीशन की। इंटेस्टाइनल हर्निया या कोई भी प्रकार का हर्निया बॉडी के अंदर जिस जगह पर मसल्स या कवरिंग हल्की कमजोर होती है, उस जगह से थोड़ा बाहर आ जाता है। लेकिन हर्निया वाली कंडीशन में कभी भी स्किन को फाड़कर ऑर्गन बाहर नहीं निकलता, रहता स्किन कवरिंग के अंदर ही है। तो इट इज नॉट द हर्निया लाइक कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुंड डेहिसेंस की। वुंड डेहिसेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्जरी के बाद अगर घाव इस प्रकार से वापस खुल जाए, आपने सर्जरी की और इसे वापस पैक कर दिया, टाँके लगाकर इस स्किन को जोड़ दिया। लेकिन किसी वजह से क्लाइंट को मान लो खाँसी आई या उसने छींका, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा और ये टाँके टूट गए, स्टिचेस ब्रेक हो गए और ये घाव वापस से ओपन हो गया, घाव खुल गया, तो इस चीज़ को हम वुंड डेहिसेंस के नाम से जानते हैं। घाव का वापस खुल जाना, टाँकों का टूट जाना वुंड डेहिसेंस कहलाता है। यहाँ पर वुंड के बाद डेहिसेंस है, डी से याद रखिएगा, दूर-दूर हो जाना। डी से याद रखिएगा, दूर-दूर हो जाना। ये है वुंड डेहिसेंस को याद रखने का तरीका। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर खाली घाव खुला नहीं है, इससे ऑर्गन भी बाहर निकल गया है, तो इस कंडीशन को हम एविसरेशन का नाम देंगे। किसी भी सर्जिकल वुंड का ओपन हो जाना और वहां से अंदर वाले किसी ऑर्गन का, किसी अंग का बाहर आ जाना एविसरेशन कहलाता है। होपफुली अब इस चीज को आप नहीं भूलेंगे। इट इज कॉल्ड एविसरेशन, एविसरेशन, एविसरेशन। ई फॉर एग्जिट, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ
इनमें से परसिवरेशन किसका डिसऑर्डर है? मेमोरी का, कॉन्शियसनेस का, परसेप्शन का या फिर थॉट का? किसी भी क्लाइंट में रिपीटेटिव थिंकिंग या बिहेवियर का होना परसिवरेशन कहलाता है और ये एक थॉट डिसऑर्डर्स है। मान लीजिए आप किसी पेशेंट से मिले, आपने उसे कहा हेलो, तो ये पेशेंट अब इसी चीज को बार बार दोहराता रहेगा। आप कुछ भी पूछेंगे तो ये हेलो ही कहेगा। हेलो, 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 हेलो। दिस इज द रिपीटेशन ऑफ समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। इट्स कॉल्ड परसिवरेशन। एक ही चीज पर, एक ही थॉट पर अटक जाना परसिवरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस? पोलियो वायरस किस प्रकार से फैलता है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ये आपको बताना है। ड्रॉपलेट, पिको ओरल, ट्रांसप्लेसेंटल, ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन का जब आप स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पर आपको स्टूल में पोलियो वायरस मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोलियो का ट्रांसमिशन, पोलियो डिजीज का जो फैलना है वो फीको ओरल रूट से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, circumstantiality is the disorder of? circumstantiality इनमें से किसका डिसऑर्डर है? मेमोरी का, कॉन्शियसनेस का, परसेप्शन का या फिर थॉट का? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली सरकमस्टेंशियलिटी कंडीशन होती क्या है। आप किसी पर्सन से या किसी पेशेंट से जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछते हैं तो वो पर्सन, वो पेशेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको दूसरी अननेसेसरी, इररेलेवेंट बातें बताता है और पूरी बातें बताने के बाद, इधर उधर घुमाने के बाद फाइनली आपको आंसर देता है। दिस इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियलिटी। अब मान लीजिए इससे मिलता जुलता एक और टर्म है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया था प्रीवियसली। इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। इसमें क्या होता है? टेंजेंशियलिटी वह कंडीशन है जिसमें पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछने पर पेशेंट आपको इधर उधर की बातें बताएगा, इररेलेवेंट अननेसेसरी डिटेल्स देगा, लेकिन कभी भी आपने जो बात पूछी है उसका आंसर नहीं देगा। अगर पेशेंट आपको इधर उधर की बातें बताकर फाइनली आंसर दे देता है तो ये चीज सर्कमस्टेंशियलिटी है। लेकिन आपको पेशेंट इधर उधर की बातें बताकर जो आपने पूछा है उसको फिर भी ना बताए तो ये टेंजेंशियलिटी है। सर्कमस्टेंशियली में टेंशियलिटी में फाइनली पेशेंट आपको आंसर दे देगा, लेकिन टेंजेंशियलिटी वाला पेशेंट आपको आंसर कभी नहीं देता। और ये थॉट डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, chronic renal failure causes all except? अगर किसी क्लाइंट को क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन हो जाती है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी? कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सेप्ट वर्ड पर जरूर गौर करिएगा, अदरवाइज ये आपका एक नंबर कम करवा सकता है। एक नंबर का कम होना हजारों बच्चों से पीछे ले जा सकता है। इसलिए 3 घंटे जब आप एग्जाम देंगे नॉर्सेट का तो अपने आप को पूरा स्थिर रखें, फोकस्ड रखें, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, समझें और जहाँ कंफ्यूजन लगे उसे दोबारा पढ़ें। जल्दबाजी में, दबाव में कोई भी आंसर क्लिक ना करें। आपके ऑप्शंस हैं हाइपरटेंशन,
डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। क्रॉनिक रीनल फेलियर में कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी क्लाइंट की किडनी खराब होती है तो वहां पर हमेशा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, ना कि घटता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं, रीनल फेलियर की बात करते हैं, तो 2 प्रकार से किडनी फेल होती हैं। एक तो होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसे आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी कह सकते हैं। इसके और सेकंड टाइप होता है एक्यूट रीनल फेलियर। अब क्रॉनिक और एक्यूट में क्या फ़र्क है? सबसे पहले बात करते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की। क्रॉनिक रीनल फेलियर वह कंडीशन है जिसमें अचानक ही क्लाइंट की किडनी फेल हो जाती है। तुरंत मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है, ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल कर यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, तो ये कंडीशन एक्यूट रीनल फेलियर है। और एक्यूट रीनल फेलियर के कॉज को जब हम पता करके ट्रीट कर देते हैं तो किडनी फेलियर की ये कंडीशन ठीक हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है। अगर किसी की अचानक किडनी फेलियर हुई है, एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू मेडिकेशन और ड्यू टू एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, तो आप उसे उस कॉज को हटाकर ठीक कर सकते हैं, किडनी वापस नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर आप वापस से किडनी को ठीक नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, यानी इसे दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। क्रॉनिक रीनल फेलियर धीरे-धीरे डेवलप होने वाला किडनी फेलियर कंडीशन है। पेशेंट की जैसे-जैसे एज बढ़ेगी या वो लगातार किसी ऐसे रिस्क फैक्टर के कॉन्टैक्ट में रह रहा है, तो उसकी किडनी, उसके नेफ्रॉन्स धीरे-धीरे डैमेज होने लगेंगे। किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी, ब्लड में मौजूद मेटाबॉलिक वेस्ट को अलग करके यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। तो ये कंडीशन क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहलाती है और इसे आप ठीक नहीं कर सकते। पेशेंट को मेडिसिन्स देनी पड़ेंगी पूरी लाइफ, पेशेंट को डायलिसिस पे लाना पड़ेगा, यही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर सिम्पटम्स की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर नहीं जाएँगे, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, वेस्ट बढ़ेंगे, सोडियम बढ़ेगा, तो इन तीनों ही कारणों के कारण जो बीपी है वो हमेशा पेशेंट का हाई रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ने लगेगी जिससे हार्ट पर इफ़ेक्ट आने लगेगा। किडनी सही काम नहीं करेंगी तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का लॉस होगा और क्लाइंट में हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ये सभी बढ़े हुए मिलेंगे। हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन हो जाएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीवियसली यहाँ से पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is entered a patient's room and examines the patient's IV fluid and cardiac monitor. The patient states, "Well, I haven't seen you before. Who are you?" What is the nurse's best response? आप अपने पेशेंट के रूम में गए, आपने पेशेंट की आईवी लाइन चेक की, कार्डियक मॉनिटर चेक किया, पेशेंट आपको देखकर कहता है कि आपको मैंने पहले यहाँ नहीं देखा है, आप कौन हैं? इस सिचुएशन में एज़ अ नर्स आप इस पेशेंट को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, आई एम जस्ट अ आईवी थेरेपिस्ट चेकिंग योर आईवी। मैं एक आईवी थेरेपिस्ट हूँ और आपकी आईवी लाइन देखने आई हूँ। ऑप्शन बी, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दिस डिवीजन एंड केयरिंग फॉर यू। मुझे इस विभाग में ट्रांसफ़र किया गया है और अब मैं आपकी देखभाल करूँगी। ऑप्शन सी, आई एम सो सॉरी, माय नेम इज़ ए एंड आई एम योर नर्स। मुझे माफ़ करिएगा,
मेरा नाम ए है और मैं आपकी नर्स हूँ। ऑप्शन डी, माय नेम इज ए, आई एम योर नर्स एंड आई विल बी केयरिंग फॉर यू टिल 11 पीएम। मेरा नाम ए है और मैं आपकी नर्स हूँ और मैं 11 बजे तक आपकी केयर करूंगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस पेशेंट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का बेस्ट रेस्पॉन्स हो सकता है? जब भी आपसे पेशेंट कोई बात पूछता है तो आप उसे सेटिस्फाई करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। उसके पूछे गए हर सवाल का सही जवाब देना आपकी ड्यूटी है। आप पेशेंट के नर्स हैं और आप उसकी केयर करने आए हैं। आपका क्या नाम है? ये सारी बातें आप उसे बताएँगे और आप इस पेशेंट की केयर कितनी बजे तक करेंगे, इस चीज़ को भी मेंशन करें तो ये बेहतर है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। Next question is, the endocrine gland present in the base of brain is। हमारे ब्रेन के बेस में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैंक्रियास। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। अब इन एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा अलग-अलग हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आइए इनके बारे में एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसे स्टिमुलेट करके कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है। सेकंड आता है ग्रोथ हार्मोन। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इस हार्मोन के कारण ही हमारा जो हाइट है वो इंक्रीज होता है। थर्ड हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। इस हार्मोन के द्वारा ओव्यूलेशन करवाया जाता है और मेल्स के अंदर इस हार्मोन का ही स्वरूप है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन टाइप का हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन से पहले इमैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर करवाने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसका काम है मिल्क का प्रोडक्शन करवाना। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ये थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रीट करवाने हेतु रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से कुल 2 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। पहला हार्मोन है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसे आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिन की मात्रा को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अगर एंटी डाययूरेटिक का प्रोडक्शन रुक जाए तो हमारे बॉडी से हर दिन कई लीटर यूरिन बाहर जा सकता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीटॉसिन की। ऑक्सीटॉसिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और इस हार्मोन के द्वारा लेबर के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और लैक्टेशन के समय मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स पूरा करवाया जाता है, जिससे कि बच्चे के माउथ तक ब्रेस्ट से मिल्क पहुंच पाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी के किस पार्ट से रिलीज होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये किस प्रकार का है। ये चीज़ें अक्सर प्रीवियसली पूछी गई हैं, तो आगे भी इनके उम्मीद है कि पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
The nurse is called to a client's room to assist the client who has a chest tube. The client states that it felt like the tube pulled out. The nurse assesses the client and finds that the tube has dislodged and lying on the floor. What action should the nurse take first? आप ड्यूटी पर हैं और आपको पेशेंट के रूम में बुलाया जाता है। इस पेशेंट में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था। क्लाइंट आपको कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये चेस्ट ट्यूब निकल चुकी है। आप जब क्लाइंट के पास जाकर इस चीज़ का असेसमेंट करते हैं, तो वास्तव में जो चेस्ट ट्यूब है वो क्लाइंट के चेस्ट एरिया से निकलकर फर्श पर गिरी हुई थी। इस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एक्शन आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑब्टेन अ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स, आप स्टेराइल ग्लव्स का पेयर मंगवाएंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप सबसे पहले डॉक्टर को बताएंगे। ऑप्शन सी, कवर द इंसर्शन साइट विद स्टेराइल ड्रेसिंग, आप जिस जगह पर ट्यूब लगी हुई थी उस जगह पर स्टेराइल ड्रेसिंग लगा देंगे। ऑप्शन सी, सबमर्ज सबमर्ज द डिसलॉज्ड ट्यूब इनटू द स्टेराइल वाटर, आप इस ट्यूब को स्टेराइल वाटर के अंदर डुबोकर छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस एम्स नॉरसेट एग्जाम में पूछा गया है। आगे वाले एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट को ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। इट इज 3 स्टार क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जब भी किसी क्लाइंट के चेस्ट एरिया के अंदर कोई एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, एयर कलेक्शन हो जाता है, पस वगैरह बन जाता है, तो उसे चेस्ट एरिया में एक ट्यूब इंसर्ट करके धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब किसी क्लाइंट में ये चेस्ट ट्यूब किसी वजह से अचानक अगर बाहर निकल जाती है, तो सबसे पहले आपको क्लाइंट में जिस जगह पर ओपनिंग बनाकर चेस्ट ट्यूब को लंग्स के अंदर डाला गया था, चेस्ट कैविटी के अंदर इंसर्ट किया गया था, उस होल को, उस ओपनिंग को क्लोज करना है। और इसे क्लोज करने के लिए आप ऑक्लूसिव स्टेराइल ड्रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। पेशेंट में जिस जगह से चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की गई थी, उस ओपनिंग को, उस होल को आप सबसे पहले ट्यूब निकल जाने पर ऑक्लूसिव स्टेराइल ड्रेसिंग का इस्तेमाल करके बंद करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए पेशेंट में चेस्ट ट्यूब लगी हुई थी, चेस्ट ट्यूब क्लाइंट के चेस्ट में इंसर्टेड है, लेकिन किसी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टूट जाता है गिरकर। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस सिचुएशन में जो ट्यूब है उसे चेस्ट एरिया से निकाल कर स्टेराइल वाटर में डाल देंगे। दूसरी बात, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। अब मान लीजिए तीसरा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब इस चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी इस चेस्ट ट्यूब को वापस रिमूव करना होता है तो हम क्लाइंट को कहते हैं कि वो एक गहरी सांस ले, अपने चेस्ट में जितना एयर वो भर सकता है उसे भरे, यानी कि वाल्सलवाज मैन्यूवर परफॉर्म करें। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट इनटू द चेस्ट, इट इज कॉल्ड वाल्सलवाज मैन्यूवर। और जब क्लाइंट में ऐसा हो जाए तो उसी समय आपको तुरंत ट्यूब निकालनी है और उस ओपनिंग को जहां से ट्यूब इंसर्ट की गई थी ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग से टाइटली पैक कर देना है। ये 3 चीजें हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से अक्सर पूछे जाते हैं। पहली चीज, अगर मान लीजिए एक्सीडेंटली ट्यूब निकल गई है तो आप सबसे पहले ओपनिंग को क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे? ओक्लूसिव स्टेराइल ड्रेसिंग का इस्तेमाल करके। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे।
अब मान लीजिए ट्यूब तो सही इंसर्टेड है लेकिन किसी वजह से ड्रेनेज सिस्टम टूट गया है, तो सबसे पहले आप ट्यूब निकाल कर इसे एनएस के वाटर में डाल देंगे। फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अब तीसरी बात ये है कि चेस्ट ट्यूब को निकालते समय आपको क्या करना है, क्लाइंट को हम गहरी सांस से लेकर चेस्ट में हवा भर के उसे बियर डाउन करने को कहेंगे, यानी वाल्सलवाज मैन्यूवर परफॉर्म करने को कहेंगे। और जैसे ही क्लाइंट वाल्सलवाज मैन्यूवर परफॉर्म करता है, हमें ये ट्यूब उसी समय रिमूव करनी है और फिर ओपनिंग को ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर कर देना है। ये 3 चीजें यहाँ से अक्सर पूछी जाती हैं। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। Next question is, paradoxical respiration is most commonly seen in। किस कंडीशन के होने पर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, कार्डियक टेम्पोनेट, प्लेयल चेस्ट। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। मान लीजिए किसी क्लाइंट को चेस्ट एरिया में ट्रॉमा हुआ और उसकी रिब्स जो हैं वो टूट गई। अब ये पेशेंट जब भी सांस अंदर लेगा यानी इंस्पायरेशन करेगा, तो इसका जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी चेस्ट सिकुड़ जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, गैस इन करते हैं, तो चेस्ट फूलना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। तो ये चीज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहलाती है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का मतलब है जब आप इंस्पायरेशन करें तो चेस्ट सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और जब आप एक्सपायरेशन करें तो चेस्ट जो है वो डायलेट हो जाए, फैल जाए, एक्सपेंड हो जाए। तो ये कंडीशन पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है और ये फ्लियल चेस्ट की कंडीशन में देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से रिब्स का टूटना या चेस्ट ट्रॉमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse assesses a oral temperature for an adult patient. The patient's temperature is 37 degrees centigrade or 99.5 degree Fahrenheit. What term would the nurse use to report this temperature? किसी पेशेंट में यदि बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, तो इसे डॉक्यूमेंट आप किस टर्म द्वारा करेंगे? फेब्राइल कंडीशन, हाइपोथर्मिया, पायरेक्सिया, एफेब्राइल। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर दिया गया है, ये बिल्कुल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए हम ए फेब्राइल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ए फेब्राइल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। फेब्राइल, पायरेक्सिया ये फीवर होने को बताते हैं, जबकि हाइपोथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर का नॉर्मल से काफ़ी कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज। आपको बताना है कि जो एचसीजी हार्मोन होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ऑप्शन ए एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क को एक्सक्रीट आउट करवाना। ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टिल 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की शुरुआती 6 सप्ताह तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करवाना। या फिर ऑप्शन सी इट स्टिमुलेट्स लैंडिंग सेल्स ऑफ मेल फीटस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। एचसीजी हार्मोन मेल फीटस में लैंडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर सकें। या फिर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी ऑप्शन। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के शुरुआती 1.5 महीनों यानी कि 6 वीक्स तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाती हैं। इसके अलावा अगर वुम्ब में मेल फीटस है तो उसकी
जो लेडिंग सेल्स हैं टेस्टिस की, उन्हें स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है। ये इसके दोनों रोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एचआईवी प्रोग्नोसिस। किसी एचआईवी पेशेंट के ठीक होने की कितनी संभावना है, इस चीज को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट? ऑप्शन ए CD4 सेल काउंट, ऑप्शन बी CD8 सेल काउंट, ऑप्शन सी HIV RNA, ऑप्शन डी एलाइजा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए CD4 सेल काउंट। अगर किसी क्लाइंट को ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और इसे इस वायरस के कारण एड्स डिजीज हो चुका है और अब इस पर्सन के ठीक होने की कितनी संभावना है, यानी हमें प्रोग्नोसिस पता करना है, तो इसके लिए दो टेस्ट करवाए जा सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट तो है CD4 सेल काउंट। अगर क्लाइंट में CD4 सेल काउंट अच्छा है तो उसके ठीक होने की संभावना भी ज़्यादा है। और वैसे भी क्लाइंट में अगर CD4 सेल काउंट 200 से कम हो जाता है तो ये चीज़ HIV एड्स के होने को बताती है। इसके अलावा सेकंड जो टेस्ट हम यहाँ पर करवा सकते हैं वो है प्लाज्मा HIV टाइप 1 वायरल लोड। प्लाज्मा में HIV वायरस का कितना अमाउंट है, वायरल लोड कितना है, ये टेस्ट भी HIV कंडीशन के प्रोग्नोसिस को पता करने में हेल्पफुल है। शरीर में कितना वायरस मौजूद है, वायरल लोड कितना है, इसे हम अगर पता कर लें तो प्रोग्नोसिस के बारे में हम बता सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया विद एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको ये वीडियो अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और जो स्टूडेंट्स एम्स नॉर्सेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करिएगा। Thank you so much once again and best of luck.